अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, खबर ये सामने आती है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत करना चाहती है, जिसके लिए राना सनाउल्लाह की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो महमूद खान अचकज़ई से बात करें, जिनको बानी PTI ने ये जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी के कन्विंस करने पर वो भी कि हुकूमत से मुज़ाकरात का अगर कोई दरवाज़ा खुलता है जो कि ज़रूरी भी है तो उस पर बात कर ली जाए। मगर जहाँ एक तरफ खान साहब की बड़ी कैटेगोरिक स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं कि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, वहीं नून लीग में भी PTI से मुज़ाकरात को लेकर कुछ मुतज़ाद सी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ खबर ये आई कि PTI से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहती है हुकूमत, और अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगर आवाम को रिलीफ देना है तो तमाम हुकूमतों को और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। मगर दूसरी जानिब नून लीग के अहम रहनुमा इस बात से अग्री करते नज़र नहीं आ रहे, जिनमें से एक हैं एहसन इकबाल साहब, जो कहते हैं कि जब तक PTI 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगती मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मैं PTI से मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। तो क्या चल रहा है नून लीग के अपने अंदर, इन मुज़ाकरात को लेकर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आप बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, ये बताएं कि इन मुज़ाकरात का आपको कोई पॉजिटिव आउटकम आता नज़र आ रहा है, इन केस प्रोवाइडेड द फैक्ट कि ये हो जाए मुज़ाकरात? अभी तक तो नहीं हुए, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं हम। शुक्रिया रामीन। देखिए, मुज़ाकरात का नतीजा तो उस वक्त आदमी बात करे जब ये उसको पता हो कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम तो पिछले काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, कभी हाँ होती है कभी ना होती है, और इस हाँ ना के चक्कर में जो अवाम है वो सिर्फ उसके पास एक उसके पास ऑप्शन है, और वो ये है कि वो बिजली के बिलों को देखे, दिल को थामे, आसमान की तरफ देखे, दुआ करे कि या बारी ताला इस हाँ ना के मुज़ाकरात वगैरह में हम कहाँ पे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो NRO की आपने बात की ना अभी, कि उनके एक वजीर ने कहा कि जब तक 9 मई फलाना, और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कल कहा कि जी NRO उनको आपको नहीं मिलेगा। सवाल ये है सबसे पहला कि NRO आपने देना है, और जब आपकी बारी आई थी तो NRO जो है वो किसी हुकूमत ने दिया था। NRO ये जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर है, ये ऑर्डर आता कहाँ से है और किसके ऑर्डर पे सारे जो है वो तरतीब से हो जाते हैं? तो मुज़ाकरात अगर करने हैं तो इमरान को आपके क्या समझा हुआ उसको नहीं पता, यानी बानी PTI को, इमरान खान साहब को नहीं पता कि मुज़ाकरात किस जगह पे करने हैं। तो ये ऐसे ही है कि जिस तरह कहा जाए कि जी मैंने बिल्कुल ही माफ करना, वो आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप कहें जी हमने NRO नहीं देना, आपसे मांग कौन रहा है? तो सबसे पहले तो किबला दुरुस्त करते हैं इन मुज़ाकरात का। देखिए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके खान ने लेना क्या है? वो कोई ऐसी चीज मुझे बता दीजिए जो खान को चाहिए और वो हुकूमत दे सकती है। एक भी नहीं है। तो जो सवाल ही पैदा नहीं होता उनके पास क्या है। दूसरा, हुकूमत ने खान के साथ मुज़ाकरात करके क्या लेना है? एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पे खान तैयार होगा। तो ये तो मुज़ाकरात की सारी जो औकात, बिसात और वक़्त है वो हमने एक तरफ कर दी। असल मुज़ाकरात जहां पे होने हैं, असल मुज़ाकरात जहां पे होने हैं, वहां पे होने की शुनीद है, इसीलिए ये इतना गमो गुस्सा है। अच्छा। और ये कहा जा रहा है, जिस तरह आपने बताया ना कि अचकज़ई साहब को जो है वो बीच में डालते हैं, कि अब आलम ये आ गया है कि अगर कल मुझे और आपको ये खबर मिले कि राना सनाउल्लाह, जिनको ये तफवीज़ की गई है जिम्मेदारी, राना सनाउल्लाह अपने जलाओ में 10 और लोगों को लेके तो अडियाला पहुंचे हुए हैं। अच्छा। और ये सीन देखिए ना। क्योंकि इस वक्त जो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, मेरे प्यारे पाकिस्तान में ये ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो। अच्छा। कि वो उनको वहां खुद जाना पड़े और कहें जी आइए खान साहब ये जो है ना हम आपसे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे। ये जो दूसरी तरफ सिलसिला शुरू हुआ है ना बंदूक देने का और उसके बाद फूल पेश करने का, जरदारी साहब बंदूक दे रहे हैं और वो फूल दे रहे हैं, या उसके साथ एक दो चीजें और भी आप कर ले, ये सारा होगा आपका ये जो मौलाना साहब के गिर्द घूम रहा है ना इस वक्त, जुडिशियल पैकेज और उस पर नंबर गेम। एक आपको बताता हूं कुलिया इस वक्त
कि आपको किस वक्त पता चलेगा कि हवा ने क्या रुख बदल लिया है और वो हवा स्टेबल हो गई है। जिस वक्त, जिस लम्हे आपको पता लगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहिब ने अपना हाथ किसके ऊपर रख दिया है, हाँ। जिस वक्त आपको पता लगा, अगर तो वो पीटीआई को उनके सर पे हाथ रखा आपको नजर आता है, या वो कहते हैं हुकूमत के साथ मिलकर और 9 मई वगैरह ये वो, तो समझ लीजिएगा कि सूरत हाल जो है वो क्या हो रही है इस वक्त जो है ना, वो इस वक्त की आखिरी बात। अच्छा, खान को अच्छी तरह से खबर है कि उसने कहां पे बात करनी है, लिहाजा वो उसका किबला बड़ा दुरुस्त है। सिर्फ एक सूरत में बातचीत हो सकती है, ये जो जिसका शोशा छोड़ा गया है ना कि आप जाएंगे मुज़ाकरात करेंगे, वो क्या सूरत हाल हो सकती है, उस पर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वो ये सूरत हाल है कि हेडमास्टर ने कहा है कि स्कूल में जो है ना वो बद इंतज़ामी है, और ये जो 2 बच्चे लड़ रहे हैं ना आपस में, ये आपस में फैसला करें, ये आपस में फैसला करें। और उसको जो फसाड दिया जा रहा है, जो उसको बताया जा रहा है, वो ये कि जी, वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मुज़ाकरात, अवाम। इसका क्या मतलब है कि कहीं से ये ऑर्डर, एनआरओ तो नहीं, लेकिन ये ऑर्डर मिल गया है कि आप किसी तरीके से ये मुज़ाकरात करें। और जब से शुरू हुआ है आपका ये जो होना था ना जलसा पीटीआई का, और जो बड़े पुरस्कार तरीके से हुआ मनसूख, उस वक्त से लेके एज वी स्पीक टुडे, इस वक्त की सूरत हाल जो है उसमें जो अफवाहें हैं, उनमें से चंद अफवाहों पे यकीन करने को दिल चाहता है, और उसमें से एक ये है कि खान की बात शायद बन रही है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है राव खालिद साहब, क्या पॉलिटिकल राइवलरी जिस तरह की होती है 2 पार्टीज़ में, क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही सिस्टम में? जैसे हमेशा हम देखते हैं कि अगर एक हुकूमत से मामलात होते हैं ख़राब और दूसरी पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही होती है कि जी आप हुकूमत बना लें, या इस तरह की जो सिचुएशन होती है, तो दूसरी पार्टी बिल्कुल साइड पे कर दी जाती है, मार्जिनलाइज्ड हो जाती है, विक्टिमाइज हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर पीटीआई से बात करना कोई चाह रहा है, जिसकी शुनीद की निशानदेही की है, इशारा किया है नजमुल साकिब साहब ने, तो फिर तो डायरेक्ट मुज़ाकरात वहाँ पर हो जाते, हुकूमत को क्यों डाला जा रहा है बीच में? देखिए, ये जो आपने अभी बात की है कि किसी को फेवर करनी हो, किसी को बाहर निकालना हो, तो दूसरी पार्टी को आगे करके दूसरी को पीछे कर दिया जाता है। ये तकरीबन 2018 तक तो ये फार्मूला चल रहा था, कैट एंड माउस। हाँ। ठीक है, वो कह ले एक सिलसिला था मौजूद। अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अच्छा, अब आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, रीजनल और इंटरनेशनल रेलेवेंस के हवाले से, वो बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है। और उसके बारे में कंसर्न्स जो हैं दूसरे मुल्कों के भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक 24 करोड़ आबादी का मुल्क है। हाँ। इसमें न्यूक्लियर स्टेट है, और इसमें यूथ बल्ज है, यंग लोग हैं, और उस आबादी, इतनी बड़ी आबादी और इतनी यंग जनरेशन के होते हुए और एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए, इसको एक बहुत स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और पुरअमन मुल्क जो होना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने लिए तो है ही है, रीजन के लिए और दुनिया के लिए भी। ठीक। तो इसलिए अब जो उस पर चीज़ें आ रही हैं, ख़ासतौर पे मईशत के हवाले, बाकी तो इतना डेंजरस नहीं लगता हमें, लेकिन मईशत के हवाले से जो आ रही हैं, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है माशी मुश्किलात का, वो फिर उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोलेबल नहीं रहती, निकलती चली जाती हैं। माशरे में जब बेचैनी, अफरा तफरी पैदा हो जाएगी लोगों के रिस्क रोटी के हवाले से, लोगों के जॉब्स के हवाले से, तो वो फिर स्पिल ओवर इफेक्ट होता है उसका, उसको फिर आपका कंट्रोल। यानी आपको लगता है कि स्टेक होल्डर्स को अब ये पता हमारा चल गया जो कि ये बुनियादी तौर पे जो मामलात नहीं है इस इकोनॉमी की कंडीशंस को देखते हुए, स्टेक होल्डर को पता तो था। अब इमरजेंसी ये हो गई है कि अब हर तरफ से ये मुतालबा आ रहा है, चाहे IMF हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, UN हो, चाइना हो, आपके मिडल ईस्ट के दोस्त हो,
कि भाईजान अपने सियासी मामला ठीक करें, मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी ख़त्म करें, नॉर्मलाइज करें पॉलिटिकल प्रोसेस को ज़रा। तो वो जो प्रेशर है अब वो एमरजेंसी की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि आपके इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आज की आप रिपोर्ट ले लें, FBR का जो टारगेट है वो मिस हुआ आपका 111 बिलियन से जी। तो अगले महीने अगर और मिस होता है तो फिर IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ है वो मज़ीद सख्त हो जाएंगी। तो ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये जो नजमुल साकिब साहब ने फरमाया कि कोई विंडो खुली है पर कोई बात हो रही है कहीं पे, तो उसमें भी ये शामिल वाजा होने के लिए हुकूमत ये कोशिश कर सकती है कि हाँ हम भी उसी तरह थे। वो एक ज़बरदस्ती का जैसे होता है कि कोई बंदा घर से रूठ के चला गया था, गांव के बाहर जाके बैठ गया, कोई बनाने आएगा, कोई बनाने नहीं आया उसको। तो शाम को भैंसें वगैरह वापस उनके जानवर जा रहे थे तो वो ज़बरदस्ती एक भैंस की दुम पकड़ के साथ घिसटना शुरू हो गया और शोर मचाना शुरू कर दिया, नहीं मैंने घर नहीं जाना। अच्छा। तो इस तरह की सूरत यार मुझे लगती है कि राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अपना एहसन इकबाल साहब वो भैंस की दुम के साथ पकड़े हुए हैं। अच्छा। कि 9 मई करते हुए कि नहीं हमने बात नहीं करनी 9 मई का, जब तक वो कोड़ा बरसाए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी मुझे तो पता नहीं लेकिन मैंने मशवरा दिया मुज़ाकरात ना किए जाए। मियाँ साहब दिन में मीटिंग में PTI पे बरसते हैं कि उनकी वजह से महंगाई होगी, शाम को जो उनकी स्टेटमेंट जारी होती है वही होती है कि तमाम जमातों से मिलकर एक रिलीफ पैकेज तैयार किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल को क्लैरिटी नून के पार्ट पे है इस सूरत हाल में। ये बात दुरुस्त है कि व्हाट्स ऑन द टेबल कि है क्या। मुज़ाकरात की जब आप बात करते हैं यकीनन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप ये बात करेंगे, इस तरह करेंगे या इस चीज़ पे बात होगी। तो हुकूमत जो है ख़ासतौर पे PMLN वो क्या कर सकती है PTI के लिए, केसेस के हवाले से, उनके मुकदमात के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, या PTI को क्या वो कर सकती है। कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला कर दिया है, वो इम्प्लीमेंट हो जाना किसी वक्त, ये रोक रहे हैं फ़िलहाल, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर हुकूमत की मर्जी से तो नहीं होना। एक और सवाल जहन में आ रहा है राव खालिद साहब, है क्या आप करना क्या चाहते हैं, शामिल कर लिया जाए डायलॉग के अंदर, और चले हम हाइपोथेटिकली ये समझ लेते हैं कि सारी जमातें, सारी हुकूमत, हर चीज़ एक पेज पर आ गई है, उसके बाद क्या ऐसी जादू की छड़ी होगी, क्या ऐसा फॉर्मूला है, क्या ऐसी गारंटी है कि इकॉनमी हमारी इस वजह से बेहतर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि सब एक पेज पर है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो गवर्नमेंट के पार्ट पे रियलाइजेशन होना, सूरत हाल की गंभीरता का एहसास होना अपनी जगह पे, ठीक, पब्लिकली उसको रिकग्नाइज करना और उस बुनियाद पे हाथ बढ़ाना दूसरी पार्टियों की तरफ, वो बहुत अहम होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर उसको रिकग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ये कहे कि हम ये पाकिस्तान जिस दलदल में जा रहा है या फंस गया है, इससे निकलने के लिए हम बाकी जमातों के बगैर ना निकल सकते हैं ना चल सकते हैं, ये एक मेरा ख्याल है एक टॉकिंग पॉइंट भी हो सकता है और एक मीटिंग पॉइंट भी हो सकता है। ये अगर वो रियलाइज करें और कहें, वो तो कह रहे नहीं जी इकॉनमी ठीक हो रही है, अब डिफॉल्ट का खतरा टल गया, नारे तो वही चल रहे हैं ना, दावे भी वही हो रहे हैं सारे। क्या ये तो आप जब वो सारे करते रहेंगे का भी जेस्चर नहीं जाएगा इससे, अगर हुकूमत ये कह दे कि जी PTI साथ नहीं बैठेगी या सारी जमातें नहीं बैठेंगी तो हमसे नहीं हो रहा काम, या ये मैसेज नहीं जाएगा इसके बाद? बिल्कुल हेल्पलेसनेस तो है, आपको इजहार करने में दिक्कत है अगर, तो आप ना करें, आप होता रहने दे, जिस तरह ये मामला चले उस तरह चलने दे इसको। आप इससे निकलेंगे किस तरह? आपको ना आपके पास कोई फार्मूला है, ना आपके पास कोई तरीका है। 2 महीने IMF की किस्त अगर डिले हो जाती है तो आपका कबाड़ा हो जाता है उससे, या कंडीशनैलिटीज़ और उसकी आ जाती हैं। लोगों की हालत पहले ही आपके सामने है, सारा जो भी सूरत हाल चल रही है, हम बार बार जिक्र करते भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ हम रोना यही रोते हैं बैठ के कि मामला ठीक नहीं है, ठीक करें ठीक करें ठीक करें। लेकिन रियलाइजेशन होना, रिकग्निशन होना, मैं फिर कहूँगा और बात है, उसका एलानिया इकरार करना, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जो मर्जी करते रहे, आप जिस तरह से मर्जी चलते रहे, उसको आपको तस्लीम करना होगा कि हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ है, हम मानते हैं जो मामला है वो ठीक नहीं है, हुकूमत भी सही तरीके से नहीं बनी, हुकूमत जो जिनकी बननी चाहिए थी उनकी बननी चाहिए थी। तो उसके मैं तो बार बार कहता हूँ एक सबसे आसान तरीका है, आप
आप अपोजिशन के साथ आप आज ये टेबल पे रख दें कि जी हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे जा रहे हैं अगले 6 महीनों में और हमारे साथ बैठे हम उसके लिए मामला तय करते हैं बैठ के, मेरा ख्याल है फौरी तौर पे आपके मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और आप उस एम्बेरसमेंट से भी बच जाएंगे जो आप कह रही हैं कि वीकनेस पे ऐलान करने से भी बच जाएंगे और जल्दी से आपके मामला भी सही सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल भी सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा कि कोर्स करेक्शन हो रहा है, तो वो भी वेट करेंगे और शायद मदद भी करें आपकी। यानी जो बातचीत है वो कोर्स करेक्शन की अगर नियत से हो तो फिर कोई फ़ायदेमंद हो भी सकती है। साकिब, दूसरी तरफ की ज़रा सोच की बात करते हैं ना, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत के साथ, ख़ास तौर से जब वो ये बार बार अपना माइंड शो कर चुके हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग के साथ नहीं बैठना, लेकिन अब यही पार्टीज़ जब उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही हैं तो इस पर उनका क्या स्टांस है? एक तो जो PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत 8 फरवरी के बाद से ऑनवर्ड गाए बगाए कोशिश करती रही है और अब दोबारा उसी कोशिश वो जो सामने आई है। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो इस हक़ में नहीं है, ना उनको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उनको बनाया गया है नून लीग की जानिब से कि वो PTI के साथ जो है वो इनडायरेक्टली मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू करे। और एहसन इकबाल साहब भी 9 मई का हवाला दे रहे थे। बुनियादी तौर पर जो इमरान खान साहब हैं वो जब भी उनसे ये सवाल किया गया कि जो सियासी क़ुव्वतें हैं आप उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब वो होता है कि क्या ये मैंडेट वापस कर सकते हैं, क्या इनके पास इख्तियार है कि ये मैंडेट वापस करें, और अगर ये मैंडेट वापस करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। और उसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा दिया था आज से 1-1.5 माह पहले। उन्होंने कहा था कि अगर जो है वो उनके सारे मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर वो बाहर होंगे और हम अंदर होंगे। तो ये एक सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब सी है। तो इमरान खान साहब का हमेशा से ये इस सवाल का जवाब वो यही देते रहे हैं और तीन सियासी जमातों के साथ पहले दिन से 9 फरवरी या 10 फरवरी का दिन था तो तब से लेकर आज तक वो कहते हैं बैठना नहीं है। और जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और मौलाना फजल रहमान है, दो के साथ उनका जो है वो किसी न किसी तरह कुर्बत बड़ी है। इस लिहाज से देखा जा सकता है या आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो कहें कि ठीक है आप मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें, क्योंकि होता ये है कि ये तकरीबन आज से 1.5 माह पहले भी इस तरह की सिचुएशन बनी थी। उस वक्त महमूद खान अचकज़ई उन्होंने भी बयान दिया कि मुझे मैंडेट दिया गया है और ये एक बात चल पड़ी कि वो जो है वो शायद बातचीत का आगाज़ करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब ने अंदर बैठे और बयान दे दिया कि इनके साथ मुज़ाकरात हम क्यों करें। तो फिर वो एक अजीब सी कंफ्यूजन बन जाती है कि अंदर बैठी क़यादत जो है वो अब आप ये ले लें कि 2 सितंबर को हेयरिंग है अडयाला जेल में, तो वहां पे यही उनके सामने सवाल रखा जाएगा। अगर फर्ज करें कि वो कहें कि मैं नहीं करता तो बात खत्म, मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कहानी खत्म हो जाएगी। तो जो पॉइंट ये है कि 22 अगस्त को सुबह 7:30 बजे जो अडयाला जेल का दरवाज़ा खोला गया था आज़म खान सवाती साहब के लिए कि वो मुलाकात करें, वो जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि वो मुलाकात जो या उसके हवाले से जो पैगाम था कि ये जलसा मुलतवी करें, ये पैगाम हुकूमत की जानिब से नहीं था। ये अली अमीन गंडापुर से क्योंकि रब्ता हुआ था तो उन्होंने ये बात की। अगरचे हुकूमत वक़्त ने थोड़ा सा टाइम उन्होंने लिया, उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और बाद में अगली शाम को उन्होंने ये तस्लीम करना शुरू कर दिया कि नहीं हमारी तरफ से रब्ता हुआ था और हमने रिक्वेस्ट की थी और ऑन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो 7:30 बजे सुबह अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला, उनको एक पैगाम भेजा गया, उस पैगाम के बाद उन्होंने वो जलसा मनसूख किया। अगर के पूरी जो पार्टी है वो नाराज़ हुई, उनके कारकुनान नाराज़ हुए, किसी बंदे को पता नहीं था। इनकी कंटेम्प्ट की पिटीशन लेकर शुएब शाहीन हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे। सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम था। मैंने उनसे पूछा कि आपके आज़म सवाती साहब अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि आज हम जलसा नहीं करेंगे 22 अगस्त को। वो कह रहा नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, हम तो कंटेम्प्ट फाइल करने लगे हैं। तो वो एक पूरी पार्टी जो एक तरफ थी, लेकिन जो पैगाम था उसको इमरान खान साहब ने
माना और जलसा मनसूख कर दिया। तो ये जो जलसा मनसूख होना, पैगाम पहुंचना, जेल खुलना, ये हुकूमत के लिए वैसे कदरे जो है कुछ परेशानी उसने बनाई है। अच्छा। जिसके बाद मुझे लगता है कि हुकूमत वक्त ने ये फिर फैसला किया कि हम आज खुद जो है वो ये रास्ता खोलते हैं और उनके साथ जो है वो बातचीत का आगाज करते हैं। बात फिर वही है कि जो उनके मुतालबात हैं वो कैसे मानेंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा। ऐसी सिचुएशन है कि अगर वो कहते हैं कि हमें मैंडेट चाहिए तो मैंडेट देंगे, तो फिर तो हुकूमत कहाँ रहेगी। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली मेरा ख्याल में जो मुस्लिम लीग नून है उनको इंगेज करना चाहती है कि इनके एंड पे कम से कम ये हो कि इन्होंने पूरी कोशिश की है। क्योंकि आज से तकरीबन 2 माह या 1.5 माह पहले मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ साहब ने ऐलान किया कि बिल्कुल दरवाजे बंद, बल्कि ऐलान किया कि 3-4 दफा ये बात हो चुकी है कि वो कह चुके हैं कि बिल्कुल दरवाजे बंद हैं पीटीआई के साथ बातचीत के, और ये कहा कि पीटीआई पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन उस बात से वो पीछे हटे, फिर उसके बाद उस पर बात ही नहीं हुई। तो ये अप्स एंड डाउन इस तरह चलते आ रहे हैं कि जी पाबंदी लगानी है, हमने आर्टिकल 6 करना है, फिर अब ये कह रहे हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं पीटीआई से। तो ये हुकूमत का अपना माइंड है या फिर वही बात है कि आर दे बीइंग डिक्टेटेड? नहीं, हुकूमत कंफ्यूज है। ये तो बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रहा है कि उनको अब उन्होंने क्या फैसला करना है। जो भी बात करते हैं, अब यही आज वाली जो खबर है, इस खबर पे आज ही ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब उनके किचन कैबिनेट जो बहुत करीबी हैं शरीफ फैमिली के, वो हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इसका हिस्सा ही नहीं हूँ। एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा 9 मई पे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे बातचीत हो ही नहीं सकती। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया। तो दो जो मेन उनके मिनिस्टर्स हैं वो इसी खबर को डिनाई कर रहे हैं। और बिहाइंड द सीन क्या वो कर रहे होंगे को मुज़ाकरात का सिलसिला। हालांकि ये भी कहा जा सकता था कि ठीक है हम हुकूमत में हैं, हम उनको देते हैं, दावत दे रहे हैं, वो आए बैठे हमारे साथ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह है कि एक ऐसी कंफ्यूजन है गवर्नमेंट के अंदर भी कि कभी एक हार्ड लाइन लेती है तो कभी दूसरी तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो इसका मामला फिर वही है कि हुकूमत भी चाहती है कि जिन कुव्वतों की हमायत उनको हासिल है वो हासिल रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है वो हमायत किसी और तरफ जाए और हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो जाए। और साकिब, क्या अभी तक जब ये सारी पेशकश हुई है रिसेंटली नून लीग की जानिब से दोबारा से, नवाज शरीफ साहब की भी अभी स्टेटमेंट आई है कुछ देर पहले कि सब इकट्ठे बैठ जाएं, सारी जमातें इकट्ठे बैठ जाएं, इस पर अभी तक पीटीआई का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, बैरिस्टर गौहर का या कोई भी उनका कारकुन? पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने ये बात की है कि जो महमूद खान चकजई साहब हैं उनको हमने मैंडेट दिया हुआ है, वो बातचीत करें और उनकी तरफ से क्या ऑफर है, वो क्या कहना चाहते हैं वो लेकर आए, फिर हम देखेंगे। ये तो बाहर बैठी क़यादत का मौक़िफ़ है। क्लियर कट जो मौक़िफ़ है वो अंदर से ही आएगा, वो 1-2 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उसमें फिर पता चलेगा कि क्या आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। एक समुद्री तूफ़ान कराची से कुछ ही दूर के फासले पर टल गया, मगर इसकी वजह से कराची, सिंध और बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई उसके असरात काफ़ी तशवीशनाक हैं। इसके अलावा दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल है, जबकि KP की PDMA की जो एक रिपोर्ट है वो ये बताती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जुलाई से अब तक यानी 1 माह के अंदर अंदर बारिशों और सैलाब से 88 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहकारियाँ भी रिपोर्ट की गई हैं और ये बताया गया है कि बारिशों से ओवरऑल 958 घरों को नुकसान पहुँचा है, 698 घरों को जुज़वी और 260 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा है। अब इस तरह की सूरत हाल अब हम हर साल ही देख रहे हैं, मगर क्या मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात से निपटना हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं? राव खालिद साहब, कहा तो ये जाता है कि जी नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इसमें कुछ खास किया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, मगर क्या वाकई ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है या रिहैबिलिटेशन या जो रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें हुकूमत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है? देखिए, हम बड़े अरसे से लगे हुए थे। आप कह लें कि जब तरबेला डैम वगैरह, मंगला डैम बने उस वक्त से इंडिया के साथ जब हमारी वाटर ट्रीटी हुई उसमें डैम्स के बनाने की ये जो
पानी आता है बारिशों का और जी। ऊपर से ग्लेशियर पिघलते हैं जब गर्मियों में, तो उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी हमने बढ़ाने की बात की थी, तो उसमें हम कालाबाग डैम पे आके अटक गए। जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने उसको पॉलिटिकली यूज़ किया और ये बहुत, जहाँ दूसरे नुकसानात हुए उनकी डिक्टेटरशिप के 11 साल में, जी जी दहशतगर्दी और हेरोइन और क्लाशनकोव कल्चर वगैरह का और जी जी रिलीजियस वायलेंस जो आई, हमारे जो सेक्टेरियन वायलेंस आई, तो वो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जिसको पॉलिटिकली यूज़ किया गया। मुझे याद है पंजाब क्योंकि फेवर में था कालाबाग डैम की, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि पंजाब का जो पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो हेड हैं वो पम्फलेट तकसीम करेंगे कालाबाग डैम के खिलाफ। मैं उस वक्त कह लें कि एक म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर भी था, इलेक्टेड मेंबर था, तो वो पम्फलेट दिए गए कि ये बांटे लोगों में, कालाबाग डैम जो है ना मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पंजाब में जब इस किस्म की स्कीम आप करते तो उसका मतलब पॉलिटिकल उसके आपके अचीवमेंट करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी करके, तो वो उस वजह से तो हमने बुनियादी तौर पे बहुत पहले हमें ये कर लेनी चाहिए थी चीज़ें, हमने नहीं की, हमने उसको पोलिटिसाइज़ किया। करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब पानी चलता है ऊपर से और नीचे सिंध तक तबाही फेरता चला जाता है। केपी में फ्लैश फ्लड आने शुरू हो गए हैं जो कि सिर्फ बलूचिस्तान का खासा होता था, बाकी इलाकों में नहीं आते। तो वो रूद कुइयाँ जो आती थी वहाँ पे, वो ट्रेन इस किस्म की वहाँ पे आती, लेकिन अब तो इस हर जगह पे वो आनी शुरू हो गई हैं रूद कुइयाँ। 2010 का आप देख ले सैलाब जो हुआ आपका, जिस तरह से तबाही फिरी उसमें केपी में और बाकी मुल्क में जिस तरह से हुआ उसके बाद, और उसमें मैं उसमें एक बड़ी बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर आपको दे दूं। हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन 11.5 MAF है, अच्छा मीटर के फीट जो है वो है। जबकि टोटल हमारा जो पानी आता है वो तकरीबन 81-82 MAF होता है। 70 MAF हम ज़ाया करते हैं। इन टर्म्स ऑफ डॉलर जब हम उसको काउंट करते हैं जो पानी की वैल्यू के हिसाब से, वो हम हर साल 20 अरब डॉलर का पानी ज़ाया कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में। अच्छा। उसके नुकसानात जो होते हैं उसको अगर डालें तो ये कोई 10 अरब डॉलर उसके नुकसान वो लगा लें आप, तो हम 30 अरब डॉलर का नुकसान उठा रहे हैं इस वजह से, अपनी गलत प्लानिंग की वजह से। आज से नहीं, हम पिछले 40, 50, 60 साल से हम नहीं कर पाए उस तरह से। हमने मंगला की बढ़ाई, अपने उसकी रेजिंग की, इसी तरह त्रिबेला का हमने किया, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं। आपके पास इस वक्त जो रिजर्वायर्स हैं वो कितनी भाषा दियामिर भाषा बन रहा है। कालाबाग अगर बन जाए तो हम बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। आपकी एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदा होगा, आपकी पावर जनरेशन होगी, आपकी जो रिचार्ज होगा पानी जो आपका नीचे जा रहा है वाटर लेवल, वो रिचार्ज होगा, उसका फ़ायदा आपको होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं पानी के हिसाब से, वाटर स्केर्सिटी बढ़ रही है और बहुत सीरियसली बढ़ रही है पाकिस्तान में। उसमें अर्बनाइजेशन बड़ी मेन वजह है, और उसके बाद पॉपुलेशन आपकी जो बढ़ रही है, और सबसे बड़ी जो हम अहमकाना तरीके से पानी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, पानी ज़ाया कर रहे हैं। मैं दफ्तर में भी मेरे 1-2 दफ़ा लोगों से बहस हो जाती है, वुज़ू करते हुए कम से कम 3 बाल्टियाँ वो पानी टैप खोल के खड़े होते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो वो इस तरह से हमें कोई, आप कह लें कि हम वाटर राशनिंग का भी हमें कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उसके बाद हमारी जो क्रॉप्स हैं जी, ठीक है जी, वो सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जिसमें गन्ना हो गया आपका, चावल हो गया सबसे ज़्यादा, मकई हो गई, गंदम हो गई, कपास हो गई। तो वो उसमें हमने उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन की ना, बीज पे हमने काम किया ना, हमने ये किया कि पानी कम से कम। अब चावल की किस्म आ गई है जो बहुत मिनिमम वाटर पे आप उसको उगा सकते हैं, हम तो उस पर भी काम नहीं कर रहे। लेकिन मसला बुनियादी तौर पे ये है कि हम प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं कर रहे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर रहे, अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं कर रहे पानी के हवाले से, और दिन ब दिन हम इसमें खराबी करते चले जा रहे हैं। केपी में थोड़ा सा और AJK में हुआ था कि उन्होंने जो आप कह लें कि वाटर हार्वेस्टिंग की थी, पॉन्ड्स बना लिए, उसमें वो पानी कड़ा करके उसको उससे यूज़ भी होता है। बारिशों के दिनों 2 महीने आपके होती हैं तकरीबन, जो मैक्सिमम बारिशें होती हैं, तो उसमें वो जो वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इतना मज़े का है, लाहौर में बुज़दार साहब के टाइम पे हुआ था। उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए थे, जिससे लाहौर की ना सिर्फ वाटर चार्जिंग होती थी बल्कि बारिश के पानी की स्टोरेज जो है वो खड़ा होने के बजाय वो स्टोर हो जाता था। तो वो जो बनने थे, कितने बनने थे, उसमें 1/3 ही बन पाए, बाकी अभी बिल्कुल ठीक है। नजमुल साहब एग्जैक्टली। और दूसरा एक अच्छी बात मैं कर दूं कि जी कर दीजिए
जी, कराची और लाहौर में इस दफ़ा थोड़ा सा बारिशों के पानी के वाले जो नुकसान है वो कम हुए हैं। और कराची में करंट लगने की बहुत होते थे वाक़यात, वो भी इस दफ़ा कम हुए। मेरा ख्याल है कि कराची इलेक्ट्रिक ने भी शायद कोई अच्छा काम किया वहाँ। चलें, वी होप कि ऐसा ही हुआ हो और आगे भी ऐसे ही रहे, क्योंकि अभी तो बारिशें मज़ीद आनी है। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की प्लानिंग या मैनेजमेंट हुकूमत कर रही है या नहीं कर रही, आपका क्या तज्जिया है? क्या प्रायोरिटी पर है मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हमारी हुकूमत के? और ये जो जनेवा से हमें इमदाद वगैरह मिली थी सैलाब मुतासरीन के लिए, आपको लगता है ये पहुँचती भी है उन तक? तरजीहात में क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसके बारे में कोई प्लानिंग है? कतई तौर पे नहीं है। अच्छा, कतई तौर पे नहीं है, कतई तौर पे नहीं है। मैं कतई तौर इसलिए कह रहा हूं कि जब अर्बन फ्लडिंग की बात आती है तो आपका तो ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान में है ही नहीं। आप उस पर अमल कैसे करेंगे? अगर एक सिस्टम मौजूद ही नहीं है तो फ्लडिंग तो होगी। अच्छा, फिर ये है कि एक फ्लड प्रोटेक्शन प्लान आप बनाते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, लेकिन वो कागजों में ही रहता है। ये जो फ्लड प्रोटेक्शन प्लान है, इसकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत है, जो कि आपने अभी तक नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कतई तौर पे नहीं है। फिर सबसे बढ़ के जो अडेप्टेशन प्लान आपने दिया और COP28 में आपने बड़ा बताया जी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि अरेबियन सी की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें कि जी वो लो प्रेशर है, लो प्रेशर से हीट आती है, हीट ऊपर जाती है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिवर्स पैदा होते हैं और बारिश होती है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मान लिया, माना कि आपका अरेबियन सी पे या बे ऑफ बंगाल पे बस नहीं चल रहा, लेकिन कराची और लाहौर पे तो चलना चाहिए। सही बात है। और उसके लिए ये जो फ्लड प्रोटेक्शन प्लान है आपका, अच्छा बनाया हुआ आपने, आप उस पर कम से कम रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो करें। यहाँ पे ये हो रहा है, झगड़े क्या हो रहे हैं असेंबली में, सेनेट में, कि ये जी डेवलपमेंट में किसी MNA को कितने पैसे देने चाहिए। अच्छा, और फिर ये है कि ये जो डेवलपमेंट में ये पैसे हैं या तनख्वाहों में, मराआत में, ये क्या क्या होना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज ये हैं, देखिए 2-3 बातें आपको जल्दी से बता दूं कि दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में इस वक्त जो प्लानिंग हो रही है ना, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की हो रही है, चाहे वो आपके वाटर सिक्योरिटी की हो रही है, चाहे आपकी मिनिस्ट्रियां, आपके डिपार्टमेंट्स चलाने की हो रही है, वो हत्ता के बजट भी आपका जो है उसमें क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली पॉलिसीज बन रही हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री का नाम ही सेटल नहीं हो रहा कि इसमें क्या यानी वो होगा। तो उसमें मैंने कतई इसलिए कहा कि मैं इस बारे में जानता हूं। और एक बात आपको और बताऊं कि ये जो घर चले गए हैं ना, ये जो बह जाते हैं या बह रहे हैं या बह जाएंगे, इनका कोई वाली वारिस नहीं है सवाए खुदा के। उनके हक में दुआ है कि या बारी ताला इनको हौसला देना कि ये कच्चे घर जो है ये दोबारा बन सकें। आखिरी बात इस वक्त की जी, जब तक आपने क्लाइमेट चेंज को नहीं समझा कि ये एक बला है और इससे हमने निपटना है, आप इसी तरह से गपशप करते रहेंगे, कागज बनेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनेगी। और जो क्लाइमेट चेंज के माहिरीन हैं, जिनमें एक आयशा खान भी हैं, 4-5 ये हमारे पास जी, इसके माहिरीन, वो ये कह रहे हैं कि अब जो सैलाब आ रहा है वो 2010 से जो शुरू हुआ था सिलसिला, अगले साल इससे भी ज्यादा खौफनाक आएगा। अब इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। अब यह है कि हुकूमत की तरजीहात में ये है कि नहीं, ये आपके अवाम फैसला करें। साकिब, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम केस चल रहा है, इसके हवाले से बताइएगा, क्या उसमें बातचीत हुई है, क्या रिमार्क सामने आए और क्यों मुतमईन नहीं है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो प्लानिंग की जा रही है हुकूमती? जी, क्लाइमेट चेंज एक्ट बना था 2017 में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आखिरी साल था उनका, उस वक्त बना था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो पाकिस्तान भी जो मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली के से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी जो है वो 5वां-6वां नाम आता है। तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज एक्ट था उसके तहत एक अथॉरिटी बननी थी जो
मरकज़ में भी और सूबों ने अलग अलग अथॉरिटीज़ के जो है वो काम करना था। लेकिन जो हुकूमतें हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई, 3.5 साल रहे, उन्होंने बिल्कुल कोई ख्याल नहीं किया। अगरचे जो PTI की गवर्नमेंट है उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट था उनका KP में, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिकग्नाइज किया किसी सतह तक, अगरचे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाद में सामने आई, लेकिन उसको पॉजिटिवली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो प्रोजेक्ट था। लेकिन PTI की गवर्नमेंट ने इस कानून साजी जो एक जो अथॉरिटी बननी थी इस पर कोई काम नहीं किया। 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर जो है वो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस में पिटिशन लेके गए, तो अभी वो टेकअप हुई मार्च में 2024 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अदादो शुमार आए वो बड़े जो है वो तशवीशनाक थे। और जो जितनी सूबाई हुकूमतें हैं, जब इसमें मार्च से मई फिर जुलाई में जब ये केस आया तो जुलाई में पता चला कि उनके लिए कोई फंड्स ही नहीं है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज के हवाले थे, जो सूबाई सतह पे जो बजट में अलग से फंड्स मुख्तस करने थे, तो जब तमाम चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने जो है उसका कोई जवाब नहीं दे सके खातर खा कि कितने फंड्स रखे गए हैं। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि जो अथॉरिटी 2017 में बननी थी 2024 तक नहीं बनी, और 24 में भी मई में प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी और उसके बाद अभी तक जो है वो प्रोसेस में है कि वो बन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान में भी जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या बैरून मुल्क वो उसमें जाते भी हैं और उनका एक सब्जेक्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा वो बोलते भी हैं। तो उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया था फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अगरचे जो बलोचिस्तान की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मार्च में जो ऑर्डर हुआ था, जुलाई में एक पॉलिसी दी थी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से सूबाई हुकूमतें बाकायदा एक पॉलिसी उन्होंने बनाई है और अलग से बजट भी वो रख रहे हैं ताकि जो खतरात हैं उन खतरात को कम करने के हवाले से जो कुछ काम जो है वो कर सकें। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2022 में जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब आया था, बहुत खौफनाक था सैलाब, उसमें जो नुकसानात हुए थे वो नुकसानात भी अदालत ने अपने उस ऑर्डर का हिस्सा बनाए थे। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत है उसका एक पॉजिटिव साइड लिखी थी कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कि उस पॉलिसी के हवाले से वो बेहतर मतलब मुतहरिक जो है वो नज़र आते हैं। एक रिपोर्ट है जो लंदन से जो है वो जारी हुई, उसमें ये कहा गया कि जो 2021 में जो इस किस्म की आफात से जो लोग जो है वो मुतासिर हो रहे थे उनकी जो है वो ज़्यादा तादाद तकरीबन 11% थी और अब जो है वो तकरीबन 27 से 30% जो है वो हो चुकी है। इसी तरह जो इमदाद जो है वो उन लोगों तक जो इमदाद हुकूमती इमदाद पहुंचने का जो जिन तक नहीं पहुंची वो तकरीबन 60% थे, अब वो 72% हो गए हैं। तो मतलब ये है कि इस किस्म की जो सैलाब आ रहे हैं, जलजले हैं, आफात हैं या जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो तब्दीलियां आ रही हैं उस पर हुकूमतों का ओवरऑल जो रवैया है वो इतना एक्टिव नहीं है कि जितना होना चाहिए। पूरी एक मिनिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है लेकिन मिनिस्ट्री उस तरह इफेक्टिवली काम नहीं कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए। उसकी मिसाल सिर्फ एक ही देख लें कि एक जो है वो अथॉरिटी बनानी थी, वो अथॉरिटी 7 साल में नहीं बनी और अब जो है वो अथॉरिटी जो है बन रही है। अब देखना यह है कि उस पर सूबाई हुकूमतें या मरकज जो है वो क्या आगे उसको कैसे चलाता है और कैसे इफेक्टिव जो है वो उनको बनाता है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से नाजरीन कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। SCO का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत की दावत भेज दी है, जो अपने आप में ही गैर मामूली डेवलपमेंट समझी जा रही है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला तात्तुल मुज़ाकरात का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता सरहद पार से किसी भी किस्म के मुस्बत या मनफी इक़दाम का जवाब देने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। तो नजमुल साकिब साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इन दोनों डेवलपमेंट्स में क्या सिग्नल्स हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में से देखा जाए।
सबसे पहले तो SCO की बात करते हैं और उसके बाद आपके दूसरे सवाल पे मुख्तसरन अपना तज्जिया। जी देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते ना तो मोदी साहब के इस्लामाबाद आके SCO अक्टूबर में अटेंड करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते। अच्छा। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखती हैं बायलैटरल जो कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की, ख़ास तौर पे जब 5 अगस्त 2019 के बाद फिर पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर देना, फिर खान साहब के कुछ बयानात, फिर उधर से तो जो जयशंकर जिनकी आपने बात की है, जो उधर के वज़ीर ख़ारजा हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने 2-3 मरतबा बड़े बड़े स्टेज पे आके ये कहा कि पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट नाउ, यानी पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बात करना तो दूसरी तरफ रही। अब आते हैं आपके दो तरफा ताल्लुकात में, उसमें ट्रेड की बात कर लीजिए। ट्रेड आपने बंद की खान साहब के ज़माने में, ये हुआ यानी अगस्त 2019 का वाक़या, कश्मीर की हायत बदली, 370 25 फिर 35 वगैरह आपने खुद बंद की। अब एक गलतफहमी यहाँ पे ये है कि अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि हम कहेंगे ट्रेड के लिए तैयार हैं तो उधर तो बिल्कुल तैयार है, वो फटाफट अगले दिन डेलीगेशन भेजेंगे। देखिए, बायलैटरलिज्म में जब दो तरफा ताल्लुकात की बात होती है, किसी एक एग्रीमेंट पे आप अकेले निकल तो सकते हैं लेकिन अकेले शुरू नहीं कर सकते, और ये गलतफहमी पता नहीं क्यों यानी ये नहीं हो रही दूर। दूसरा ये है कि जहां तक मसाइल का है, वो कहते हैं जी क्या करते थे, अब तो वो बिला तात्तुल का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि वो दौर गुजर गया। वो कहा करते थे कि जब भी बात करनी है तो टेररिज्म पे बात होगी। हमारे यहाँ से जब भी बात होती थी, अब तो ये काफी अरसे से नहीं हुई, वो कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर के वर्ड और उधर से यानी टी वर्ड टेररिज्म, इसी में ही हम रहते थे और बातचीत जो है वो दाएं बाएं हो जाती थी। एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकली, अल्लाह खैर सल्ला। वो मुज़ाकरात अब मुमकिन फिलहाल नहीं है, इसलिए कि जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने बता दिया है और दुनिया देख रही है कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में मुलव्वस है। हरदीप सिंह नज्जर इधर मौजूद है, पन्नू आपका यानी अमेरिका में मौजूद है, और इसके अलावा इंटरनली जो वो हिसाब किताब कर रहे हैं जोर ज़बरदस्ती से, तो उसको तो परवाह ही नहीं है। वो सिर्फ उसने एक बहाना रखा हुआ है, वो इसको कैश करता है, कोई भी चीज़ हो जाए पाकिस्तान ने की है। दूसरी बात यह है कि वो अपने तय ये समझते हैं कि कश्मीर के मसले का जहां तक ताल्लुक है, इट इज़ डन एंड डस्टेड, ये खत्म हो चुका है, इसका फैसला हो चुका है, जो कि अगेन उनकी गलतफहमी है। अब यह है कि दो तरफा ताल्लुकात पे इस वक्त हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं लल पीरियड है, ये बिल्कुल डल पीरियड है, इसमें आप तवक्को ही ना रखें। हाँ, SCO पे वापस आके आखिरी बात इस वक्त ही करूंगा कि SCO में मोदी साहब नहीं आते, ना आए, उन्होंने कौन सा आके, तो SCO तो मल्टीलैटरल एक फोरम है, बायलैटरल का तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं। अगर आपको याद हो तो हमारे बिलावल साहब गए थे वहां पे। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि अगर मोदी साहब आते हैं या वो किसी मिनिस्टर को यहाँ भेजते हैं तो अपनी हॉस्पिटैलिटी को जरा देखिएगा कि वो बड़ी मेजर्ड होनी चाहिए, उनको आपने इग्नोर भी नहीं करना और बिच भी नहीं जाना। और इंशाअल्लाह ताला मोदी और नो मोदी, कोई मिनिस्टर आए या ना आए, ये SCO की मीटिंग अक्टूबर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान होस्ट करेगा। इंशाअल्लाह। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं मोदी के आने के यहाँ पर? और दूसरा है कि क्या पाकिस्तान ने, आपको लगता है, डिप्लोमेटिकली ठीक किया है मोदी को इनविटेशन भेज के? देखिए, वो तो एक फॉर्मल इनविटेशन है, वो तो क्योंकि आप वो रोटेशन में उसको हेड कर रहे हैं इस वक्त, आप होस्ट हैं, तो वो आपने करनी होती है, एक्सटेंड इनविटेशन नेचुरली आपने करनी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रवायती तौर पे देखें तो जो रीजनल जितने भी इलाकाई ताउन के जो फोरम्स हैं उस पर मोदी साहब नहीं जा रहे, वो अपने किसी वज़ीर को भेज देते हैं, अपने किसी असिस्टेंट को भेज देते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं जा रहे नॉर्मली। ये यानी एक पाकिस्तान और भारत की एक आपस में कह लगे गैर एलानिया किस्म की एक चल रही है चीज़ कि वो इस तरह से इसको डील करते हैं। मोदी साहब के ना आने की वजह दो हैं। एक तो जो उनके इलेक्शन में जो उनके हवा निकल गई है सारी अपने इलेक्शन में, उसके बाद फिर 18 सितंबर को मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी 15-16 अक्टूबर को, उस वक्त वो जब मकबूजा कश्मीर के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े एम्बैरसिंग होंगे रिजल्ट उनके लिए, तो उस सिचुएशन में भी उनका कोई आना पाकिस्तान में बनता नहीं है।
लेकिन ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू इस हवाले से हो सकता है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो 2016 में होनी थी उसमें उस वक़्त से लेके अब तक पाकिस्तान के किसी भी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की कोशिश नहीं की, बल्कि सबोटाज ही किया उसको। ट्रेडिशनली उन्होंने हमारे मामलात को ख़राब करने की कोशिश की है, भले सार्क कॉन्फ्रेंस हो या BSC हो रही है, हमारा एशिया कप था क्रिकेट का, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें बैनुल अक़वामी या रीजनल कोई उसको पाकिस्तान को मेज़बानी मिल रही है उसमें रोड़े अटकाएँ और ख़राबी पैदा करें, वो कोशिश यही करते हैं। तो अभी अगर उनका कोई नुमाइंदा आता है तो ये 2016 के बाद मेरा ख्याल है कि शायद पहली दफ़ा होगा कि कोई इंडिया का कोई डेलीगेशन किसी हाई लेवल डेलीगेशन किसी कॉन्फ्रेंस में आ रहा है और वो उसको करने के लिए इसको करने के लिए। जहाँ तक जयशंकर साहब की बात है, वो बढ़ के लगाते रहते हैं और लगाते लगाते अब रीजन में आलमोस्ट आइसोलेशन का शिकार हो गया इंडिया उनकी बढ़कों की वजह से। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जी हम ये टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। तो भाईजान आखिरी तो हम पे आपने जो इल्ज़ाम लगाया था वो था तो पुलवामा का, उसके बाद वो तो आखिरी था या सेकंड लास्ट था जो भी वोट। पाकिस्तान में कितने उसके बाद टेरर अटैक हो चुके हैं जिसके सारे कुलभूषण यादव से लेके तो और बाकी चीज़ें सारे डांडे जो हैं वो इंडिया से मिलते हैं। तो वो हम भी यही कहते हैं कि टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। आप भी इस मामले में अगर बात करते हैं तो कम से कम अपने गिरेबान में तो झांके ना कि आप क्या कर रहे हैं रीजन में और इंटरनेशनली आप क्या कर रहे हैं। अब तो जैसे नजम साहब साहब ने कहा अमेरिका और कनाडा से भी शहादत आ गई है कि किस तरह से, फिर आप खुद कह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर हमने लोगों को मारा है घुस के और बड़ा फ़ख्र से आप बताते हैं। तो फिर टेरर और टॉक हम भी ये बात करते हैं, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ नहीं चलते। आप दहशतगर्दी बंद करेंगे तो फिर उसके बाद आगे बात होगी। और आइसोलेशन की आपने बात की राव खालिद साहब, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। आइसोलेशन का भारत जो शिकार है, एक तो किन किन महाजों पर और दूसरा है कि क्या इसका नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वो बढ़ाने की कोशिश करें? देखिए नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। बांग्लादेश तो रिसेंट एग्जांपल है ना, वो अपने तौर पे बड़ा इन्फ्लुएंस करते था। नेपाल में अब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। इनके वो जो अपने आप को ये समय सुपर पावर समझना शुरू कर दिया था इन्होंने और हर किसी को धत्कार रहे थे ये। इस तरह श्रीलंका में भी वो जो हमदर्दी पाई जाती थी या कोई इंक्लाइनेशन थी वो लीडरशिप भी नहीं रही और उस तरह से वहाँ भी बांग्लादेश में भी यही हुआ इनके साथ। तो ऑब्वियसली वो इनके स्टबर्ननेस और जो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो गया खित्ते में, उस वजह से हुआ है। और उन पॉलिसियों का नतीजा इंटरनली भी निकला है। आप देखिए इलेक्शन के रिजल्ट में उनका जो निकला है नतीजा, तो उनके लिए लर्न करने के लिए लेसन्स तो बहुत से हैं अगर करना चाहें। अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो मेरा ख्याल है मजीद नुकसान उठाएंगे। पाकिस्तान के साथ मामलात ठीक किए बगैर रीजन में नहीं आगे बढ़ सकते, ना इंटरनेशनली वो अपना को मकाम बना सकते। सही बात है। साकिब, आपको क्या लगता है जो SCO होने जा रही है, अगर इसमें भारत शमूलियत इख्तियार करता है, पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में एक दरार है वो ख़त्म हो सकती है इसकी वजह से? एक तो जो उनकी शिरकत है उनकी जो मोदी साहब की, उनकी अपनी शिरकत का इम्कान बहुत कम जो है वो नज़र आता है। उनका कोई वज़ीर हो सकता है कि उसकी वो जो है वो शामिल हो। पाकिस्तान माजी में जितने भी SCO के इजलास हुए हैं भारत ने जिनकी जो है वो सरबराही की है, उसमें वो वर्चुअली हो या बराह रास्त हो, वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हमेशा से शामिल होता रहा है। पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर को अगर देखा जाए तो 2015 में आखिरी दफ़ा जो वज़ीर ख़ारजा थी भारतीय सुषमा स्वराज, वो पाकिस्तान आई थी। उसके बाद 2016 में जो सार्क थी उसको जो है वो गैर फ़ाल करने में भारत बहुत जो है वो उसका किरदार रहा है। इसी तरह उससे पहले अगर देखा जाए तो जब 2013 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वो आए थे, पाकिस्तान आए थे। उसके बाद से चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है 2019 5 अगस्त 2019 हुआ, तब से लेकर अब तक वो जमूद का शिकार है। बल्कि भारत जो है वो हमेशा से इल्ज़ाम जो है वो लगाता रहा है। अभी गुज़श्ता माह भी नरेंद्र मोदी ने एक जो है वो तकरीब में पाकिस्तान पर इसी किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए। उनके वज़ीर ख़ारजा आए रोज़ इस किस्म के जो उनके जो है वो स्टेटमेंट्स आती रही हैं जो पाकिस्तान पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो
इल्ज़ामात लगाते हैं। और पाक भारत ताल्लुकात का जहाँ तक बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो दरार कहीं ख़त्म हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंड 2019 5 अगस्त 2019 का जो एक्ट है भारत का, उसके हवाले से बड़ा क्लियर है और भारत उस तरफ आता नहीं है और वो पाकिस्तान पर टेररिज्म और इस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात जो है वो लगा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा फोरम है, भारत इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। ये कोई सार्क टाइप का फोरम नहीं है, उससे ताकतवर ममालिक हैं, चीन है, रूस है, इस किस्म के ममालिक जो है वो मौजूद हैं, तो इस फोरम को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअली जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो बैठ जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब भारत ने सरबराही की थी 2023 में तो वज़ीर ख़ारजा गए थे, लेकिन जो वर्चुअली भी इस इजलास में जो शिरकत है वो माजी में भी होती रही है और अब भी हो सकता है कि वो खुद ना आए और वर्चुअली जो है वो इसमें बैठ जाएं और शिरकत कर लें। बिल्कुल ठीक है। नजबुल साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाज़रीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि तमाम सरकारी दफातर ई ऑफिस के ज़रिए फ़ाइलें भेजेंगे, ई ऑफिस फ़ाइलें भेजेंगे। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं होगी। ज़रूरी सवाल ये है, इन फाइलों पर एक्शन लेने के लिए ढंग की ब्यूरोक्रेसी का भी बंदोबस्त हो गया है कि नहीं हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हालिया सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए पेशकश की है और वो भी लिख के की है, ऑफ़र की है इसकी मदद की। गैर ज़रूरी सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने अपने घर में आने वाले सैलाबों का बंदोबस्त कर लिया है जो ये इस तरह की ऑफर्स हो रही हैं? ठीक बात है नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।